जय संविधान। देखिए आज जय असल में संविधान। आज अब ऐसे मुद्दे पर हम लोग बात करने के लिए मैंने अमिताभ जी को फिर आमंत्रित किया है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी रहे हैं, इंडियन पुलिस सर्विसेज के वरिष्ठ अधिकारी रहे हैं, और मुद्दा ऐसा है जो मेरे लिए समझना मुमकिन नहीं है बिना एक ऐसे व्यक्ति के जो पटना में है, जो हर चीज पे निगाह रख रहा है। और आपने उनका चैनल भी देखा होगा, और इतना बिंदास बोलते हैं और इतना प्रखरता से बोलते हैं, ऐसे लोग बिरले हैं, ढूंढे नहीं मिलते। तो मेरे को दास साहब से मुलाकात हो गई तो मैंने उन्हें बार बार आमंत्रित करने का, मैंने कहा कि उनसे ज्यादा ज्ञान का स्रोत और बिहार के बारे में अगर समझना है तो अमिताभ दास जी से ही समझना पड़ेगा। देखिए अमिताभ जी, दो मुद्दे हैं जिसमें मैं आपका मार्गदर्शन चाहता हूं। पहला, जी देखिए सम्राट चौधरी होम मिनिस्टर बने, अब नीतीश कुमार ने होम मिनिस्ट्री उनको क्यों दी, ये तो मेरे समझ से परे है। क्योंकि जैसा प्रशांत किशोर ने बताया, उनकी डिग्री ही संदिग्ध है। तो ऐसा व्यक्ति जिसकी डिग्री ही संदिग्ध हो और जो होम मिनिस्टर बन जाए, पहली बात तो ये मुझे समझ में नहीं आई। फिर मुझे ये पता चला, आप इसमें ज्यादा प्रकाश डालेंगे, उनपे कई सारे मर्डर के मुकदमे चल रहे हैं। अब वो वापस हो गए नहीं हो गए, तो सरकार आ गई, वापस करा ही लेंगे, और हो सकता है वापस करा भी लिए गए हों। एक मुद्दा तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि होम मिनिस्ट्री नीतीश कुमार ने क्यों छोड़ी और सम्राट चौधरी को क्यों होम मिनिस्टर बनाया, नंबर एक। नंबर दो, देखिए सम्राट चौधरी जिस तेजी से दो दिशाओं में काम कर रहे हैं, उससे कुछ संदेश मिल रहा है। पहला तो जैसे मैंने सुना कि उन्होंने 400 ऐसे क्रिमिनल्स की लिस्ट तैयार की है जिसे वो कह रहे हैं हम एलिमिनेट कर देंगे। अच्छा, अब जिसका खुद ही का बैकग्राउंड संदिग्ध हो, खैर उसको अभी डिस्कस नहीं करते। लेकिन ये जो 400 आदमियों की लिस्ट बनी है अमिताभ जी, क्या आपको लगता है कि इम्पार्शली बनी है, या इसमें ऐसा हुआ है कि अपने दल के दुर्दांत लोगों को छोड़कर दूसरे दल के लोगों को सम्मिलित किया गया है, अनंत कुमार सिंह टाइप के लोगों को छोड़ दिया गया है और केवल आरजेडी के और कम्युनिस्टों के लोगों को छांट के उनको एलिमिनेट करने का प्लान है, नंबर एक। नंबर दो, मुझे ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार का जो सुशासन बाबू का एक इमेज थी, उसको ध्वस्त करके सम्राट चौधरी को विद इन 6 मंथ चीफ मिनिस्टर प्रोजेक्ट करने की बात चल रही है। और तीसरी चीज जो हम देख रहे हैं कि पटना के अंदर और पूरे बिहार के अंदर दुकानें तोड़ी जा रही हैं, मकान तोड़े जा रहे हैं, जबकि ये सारे मकान और दुकानें जो हैं गरीब लोगों की हैं। ये अमीर लोगों के जो इलीगल कंस्ट्रक्शन और एनक्रोचमेंट्स हैं, उस पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है, जी लेकिन जी गरीबों पे बुलडोजर चल रहा है। तो दस जी हजार जी रुपए की घूस देकर अब हम देख रहे हैं, जो दिल्ली के अंदर हमने देखा था और आगाह भी किया था लोगों को कि दिल्ली के अंदर कहा था जहां झुग्गी वहां मकान, और सारी झुग्गियां तोड़नी शुरू कर दी। वही चीज बिहार में हो रही है। भले अडानी जी के लिए पूरी फील्ड तैयार हो रही है कि उनके कार को, बड़ी बड़ी कारों को आने में कोई परेशानी ना हो, और अब इंडस्ट्रियल लैंड भी उनको 1 रुपए में 1,000 एकड़ दी जाएगी। तो ये जो 3-4 मुद्दे हैं, तो सम्राट चौधरी जी का बैकग्राउंड, उन्हें होम मिनिस्टर बनाना, और उसके बाद गरीबों के मकान तोड़ना, अमीरों के न तोड़ना, और जो लिस्ट बनी है वो लगता है आपको क्या इम्पार्शियल बनी है, या केवल एक पक्ष के दुर्दांत को रखा गया, जैसे यूपी के अंदर केवल एक पक्ष के दुर्दांतों की बात होती है जो एक समाज के आते हैं, और दूसरे समाज के दुर्दांत लोगों को बिल्कुल छूट दे दी गई है कि जो चाहो तुम करो। तो अमिताभ जी, आप कृपा करके ये 2-3 मुद्दों पर प्रकाश डालें। जी धन्यवाद। ये देखिए, मैं बारी बारी से एक एक बिंदुवार बताता हूं। पहला बिंदु, आपने कहा कि नीतीश कुमार ने गृह मंत्रालय क्यों छोड़ दिया, तो इस पर साफ जवाब है कि नीतीश कुमार और पलटू राम ने गृह मंत्रालय छोड़ा नहीं, उनसे छुड़वाया गया है ना। ये उन्होंने कोई स्वेच्छा से नहीं किया है। देखिए क्या है कि अब नीतीश कुमार, जिन्हें मैं पलटू राम कहता हूं, पूरा देश उन्हें इसी नाम से पुकारता है, वो अब शारीरिक रूप से काफी कमजोर हो गए हैं, मानसिक रूप से काफी कमजोर हो गए हैं, और राजनीतिक रूप से भी काफी कमजोर हो गए हैं। मुझे तो गहरा संदेह है कि इस बार वे अपना कार्यकाल पूरा कर पाएंगे 5 बरस का। तो देखिए, भाजपा ने उनको मुख्यमंत्री तो बना दिया, लेकिन ये मोदी और शाह जो है, भाजपा के जो आला कमान है, इन लोगों ने कहा होगा नीतीश कुमार से कि भाई आपको अनुकंपा के आधार पर मुख्यमंत्री बना दिया गया है, क्योंकि चुनाव के पहले आपके चेहरे का हमने ऐलान कर दिया था, लेकिन अब गृह मंत्रालय को आप भाजपा की झोली में डाल दें। क्योंकि दर्शकों को मैं बताऊंगा कि नीतीश कुमार लगभग 20 बरस से बिहार के सीएम हैं, और लगातार वो गृह मंत्रालय को अपने पास रखते आए हैं।
ये पहली मर्तबा हुआ है ये सुशासन का जो काल है, तथाकथित सुशासन का काल, जब बिहार में कोई नया कोई अलग होम मिनिस्टर बना है, गृह मंत्री बना है। तो ये तो पहली बात हुई कि जो आपने कहा कि नीतीश कुमार ने क्यों छोड़ी गृह मंत्रालय, तो गृह मंत्रालय छोड़ी नहीं है, छुड़वाई गई है, पहली बात। दूसरी बात, सम्राट चौधरी का गृह मंत्री बनना तो एक बहुत बड़ा मजाक है, लेकिन अब इस देश में इतने सारे मजाक हो रहे हैं कि अब मजाकों पर हमने चौंकना बंद कर दिया है ना। जिस नरेंद्र मोदी के हाथ गुजरात के दंगों के खून से रंगे हुए हैं, वो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री कहलाते हैं। जो अमित शाह को सुप्रीम कोर्ट ने तड़ी पार कर दिया था, उनके मतलब घुसने पर रोक लगा दी थी गुजरात में, वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक की कानून व्यवस्था देख रहे हैं। तो अब इस मजाक में अब बिहार भी शामिल हो गया है। सम्राट चौधरी के बारे में दर्शकों को बताऊं कि इन्होंने 1995 में मुंगेर में 7 लोगों का खून किया था, मुंगेर के तारापुर में। और दर्शकों को बता दूं कि 5 या उससे ज्यादा हत्याएं जब एक साथ होती है तो उसको नरसंहार कहते हैं, मैसेकर कहते हैं। तो सम्राट चौधरी ने मुंगेर के तारापुर में नरसंहार किया था। उसमें वो नामजद अभियुक्त थे, एफआईआर में उनका नाम था, और बाकायदा उनको जेल की हवा खानी पड़ी थी। उसके बाद उनके वकील ने एक फर्जी प्रमाण पत्र अदालत में प्रस्तुत किया और कहा कि सम्राट चौधरी का जन्म 1 मई 1981 को हुआ है और इसलिए इस हत्याकांड के समय, इस नरसंहार के समय वो नाबालिग थे, माइनर थे। और दर्शक जानते हैं कि नाबालिगों को कानून में थोड़ी सी छूट मिलती है, तो उसी आधार पर सम्राट चौधरी को जमानत मिल गई, वो बेल पर बाहर आ गए, है ना। और बाद में सम्राट चौधरी ने ही चुनाव आयोग में एक शपथ पत्र दिया, एफिडेविट दिया, जिसके अनुसार 95 में उनकी उम्र 26 बरस थी, मतलब पूरी तरह बालिग थे। तो अब देखिए ये मजाक, देखिए कि 7 लोगों का खून करके एक व्यक्ति जेल जाता है, वो नकली प्रमाण पत्र पर जेल से बाहर आता है और वो माननीय गृह मंत्री बन के अब अपराधियों पर बुलडोजर चलाने की बात कर रहा है ना। तो इसी को इंग्लिश में थिएटर ऑफ द एब्सर्ड कहते हैं। ये एब्सर्डिटीज हो रही है। और वही मैंने पहले भी कहा आपके चैनल पर कि बचपन में हम लोग नाटक पढ़ते थे, अंधेर नगरी चौपट राजा। अब उसका हम लोग को साक्षात मंचन देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, निःशुल्क हम लोग मंचन देख रहे हैं अमृत काल में। तो ये सम्राट चौधरी, और इतना ही नहीं, सम्राट चौधरी एक बहुत उच्च स्तर के बहुरूपिया हैं। उन्होंने इतने बार अपने नाम बदले हैं, कभी वो राकेश चौधरी हो जाते हैं, कभी सम्राट कुमार मौर्य हो जाते हैं, कभी मतलब वो सम्राट राकेश चौधरी हो जाते हैं। मतलब उनके नाना प्रकार, जैसे मान लीजिए विष्णु के 10 अवतार ही थे, सम्राट चौधरी के मुझे लगता है 11-12 अवतार हो चुके होंगे। और कितनी दिलचस्प बात है, बिहार राज्य परीक्षा बोर्ड ने, बीएसईबी ने लिख कर कहा है कि यह व्यक्ति मैट्रिक फेल है, ये लिखित कोर्ट में दिया गया है। और सम्राट चौधरी का दावा है कि उन्होंने अमेरिका की कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से, दावा सुन लीजिए, डिलीट किया है। इतना बड़ा फेंकने में तो हमारे मोदी जी शर्मा जाएंगे, जितना बड़ा फेंक दिया सम्राट चौधरी ने कि एक मैट्रिक फेल व्यक्ति कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से डिलीट कर चुका। तो अब दर्शकों के दिमाग में एक बात आएगी कि ठीक है, इस तरह का दागी आदमी ये है, अब इसको क्यों बनाया गया है सीएम और क्यों उसको एक भावी मुख्यमंत्री की तरह प्रोजेक्ट किया जा रहा है। तो बिहार का मैं जातीय समीकरण बता दूं कि सम्राट चौधरी जो है वो कुशवाहा जाति से है, जिनको बोलचाल में कोयरी जाति कहते हैं। बिहार में यादवों के बाद कुशवाहा जाति सबसे बड़ी जाति है, संख्या बल के हिसाब से सबसे बड़ी पिछड़ी जाति यादवों के बाद कुशवाहा है। इसलिए भाजपा सम्राट चौधरी को साध रही है। और नीतीश कुमार का जो समीकरण है वो लवकुश समीकरण कहलाता है। कुर्मी और कोयरी जातियों को लवकुश जातियां कहते हैं। तो कहीं ना कहीं लव को बैलेंस करने के लिए भाजपा ने कुश को सामने लाया है ना। तो ये भाजपा की ये अपनी रणनीति है। तो देखिए अब सम्राट चौधरी होम मिनिस्टर बन गए और अभी पटना में माना जा रहा है कि उनके काफिले में ज्यादा गाड़ियां दिखाई दे रही है बनिस्बत पलटू राम के काफिले में, है ना। मतलब 20 गाड़ियां, 25 गाड़ियां, और बिल्कुल वो पटना की सड़कों पर। तो उसके बाद ये तो सम्राट चौधरी हुए, कैसे गृह मंत्री बने, आपराधिक इतिहास भी है, मैट्रिक फेल भी है एकदम।
एक बात और मैं बता दूं, वो और दिलचस्प बात है कि इनके पूज्य पिता हैं शकुनी चौधरी, और वो लालू राबड़ी सरकार में लंबे समय तक मंत्री रहे हैं, और सम्राट चौधरी लालू राबड़ी पर हमेशा जंगल राज का इल्जाम लगाते हैं। तो ये भी एक मतलब हास्यास्पद बात है कि आपके पूज्य पिता भी उस तथाकथित जंगल राज के एक बड़े स्तंभ थे, और सम्राट चौधरी ने अपनी राजनीति भी राजद से ही शुरू की। वो राजद के ही टिकट पर पहली बार विधायक बने और पहली बार मंत्री बने थे। तो ये सब बातें अपनी जगह पर है। एक समय सम्राट चौधरी जो विपक्ष के नेता थे बिहार में, 1-2 साल पहले तक, जब तक पलटू राम ने फिर पलटी नहीं मारी थी, तो ये कहते थे कि मैं अपने खर्चे पर नीतीश कुमार का मानसिक इलाज करवाऊंगा, अपना खर्चा, और कहते थे कि नीतीश कुमार को हटाते ही मैं अपनी पगड़ी खोलूंगा। मतलब इस तरह की बात थी। अब वो उन्हीं के डिप्टी सीएम है। अब तीसरी बात आपने कही कि भाई 400 अपराधियों की लिस्ट बन गई है। अब देखिए, मुझे वो लिस्ट मैंने देखी नहीं है अब तक। मतलब कौन भाई 400 लोग हैं ऐसे? बिहार में बड़े बड़े अपराधी तो मुश्किल से दर्जन भर होंगे, 400 तो बहुत मुश्किल है। सभी राज्यों में बड़े बड़े अपराधी तो मुट्ठी भर ही रहते हैं, 400 नाम है, इसका मतलब जबरदस्ती है। और जो आपने कहा, तो वो अभी से मैं कह देता हूं कि जो भी लिस्ट आएगी वो पक्षपात पूर्ण सूची होगी। उसमें जो अपराधी, आप जानते हैं, दर्शक भी जानते हैं कि भाजपा एक वॉशिंग मशीन है। तो भाजपा में तो जितने भी लुच्चे, लफंगे, उचक्के, गुंडे, मवाली होते हैं, वो यदि वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं तो उसके बाद तो वो प्रखर राष्ट्रवादी बन जाते हैं, है ना। और भाजपाइयों के पास एक कहानी हमेशा रहती है कि भाई डाकू रत्नाकर कैसे वाल्मीकि बन गए थे। तो जहां कोई क्रिमिनल भाजपा में आएगा उसको प्रखर राष्ट्रवादी का मेडल दिया जाएगा, और फिर डाकू रत्नाकर और महर्षि वाल्मीकि का किस्सा हमें सुनाया जाएगा। वो उनका तैयार रहता है। उनके प्रवक्ता को रटा दिया गया है कि जहां कोई क्रिमिनल बीजेपी में आए, सीधे डाकू रत्नाकर और वाल्मीकि की कहानी सुना देना है लोगों को। तो शर्म निरपेक्ष पार्टी है, तो उसका तो कुछ मैं कह नहीं सकता। अब ये जो 400 लोग हैं, इसमें क्या ये लोग करेंगे? मैंने पहले भी दर्शकों को एक तस्वीर दिखाई थी, फिर दिखाता हूं। ये बिहार का सबसे खूंखार माफिया डॉन है अनंत सिंह, है ना। इसने इतनी हत्याएं और अपहरण किए हैं कि ये खुद भी भूल गया है कि इसने कितनी हत्याएं अपहरण की हैं। ये हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो सुशासन का ढोल बजाते हैं। अब तस्वीर में दोनों का बॉडी लैंग्वेज दर्शक देख ले। जो सुशासन बाबू है, बिल्कुल किसी आज्ञाकारी आदेशपाल की तरह, किसी चपरासी की तरह हाथ जोड़ के खड़े हैं, और अनंत सिंह जो माफिया डॉन है, उनके अभिवादन का जवाब भी नहीं दे रहा है ना। इस तस्वीर से आप हकीकत समझ सकते हैं। अब ये जो अनंत सिंह है, ये आज की तारीख में पटना के बेउर जेल में बंद है, दुलार चंद यादव हत्याकांड में। चुनाव प्रचार के दौरान 30 अक्टूबर को मोकामा में दुलार चंद यादव की हत्या हो गई थी। उसमें अनंत सिंह जेल में बंद है। लेकिन चूंकि पलटू राम ही इसके आज्ञाकारी चपरासी हैं, इसलिए अनंत सिंह को जेल में सभी सुविधाएं प्राप्त हैं। और मैं बार बार मांग करता हूं कि इसको मोबाइल की सुविधा है, वो अपने गिरोह का संचालन कर रहा है, तो अनंत सिंह को पटना के बेउर जेल से दिल्ली के तिहाड़ जेल भेजा जाए। जैसे बिहार के एक और अपराधी था, बहुत खूंखार सीवान का अपराधी था, मोहम्मद शहाबुद्दीन, उसको तिहाड़ जेल भेज दिया गया था। तो मैं कहता हूं कि अनंत सिंह को भी भेजा जाए। लेकिन ना तो पलटू राम की औकात है, ना तो हमारे सम्राट चौधरी की औकात है कि वो अनंत सिंह को तिहाड़ जेल भेजेंगे। तो अनंत सिंह के सामने पूरा प्रशासन जो है वो नतमस्तक है, बिहार सरकार नतमस्तक है, और गरीबों की झोपड़ियां तोड़ी जा रही हैं। इससे शर्म की बात क्या होगी कि अभी देखिए, एकदम कड़ाके की सर्दी पड़ने वाली है, और उसमें आप बच्चों को, औरतों को उनके घर के ऊपर की छत छीन रहे हैं। और उसमें जो गोदी मीडिया है वो बिल्कुल इनका ये बना हुआ है, चीयर गर्ल्स और चीयर बॉयज की तरह, एकदम कह रहा है कि बुलडोजर राज आ गया, योगी पार्ट 2 शुरू हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अरे गरीबों की झोपड़ी उजाड़ना कौन बहादुरी की बात है? यूपी में भी जो आदित्यनाथ हैं, वो गरीबों की झोपड़ी ही बुलडोजर से उजाड़ते हैं। यूपी का जो बड़ा माफिया सरगना है, राजा भैया, रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया, जिसको कुंडा का गुंडा कहते हैं, क्या उसकी हवेली पर आज तक बुलडोजर गया है? या जो ब्रजभूषण शरण सिंह, बहुत बड़ा यूपी का बाहुबली है, जो कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष हुआ करता था और महिला पहलवानों के साथ गुंडई करता था, क्या ब्रजभूषण शरण सिंह के घर यूपी पुलिस का बुलडोजर कभी गया है? तो वही पैटर्न बिहार में हो रहा है कि भाई गरीबों की झोपड़ी उजाड़ दो,
पटना में भू माफिया कितना पावरफुल है सबको पता है। गरीबों की झोपड़ी उजाड़िएगा आप, फिर बीच शहर में वो जमीन खाली होगी, फिर भू माफिया उस पर बिल्डिंग बनाएगा, अपार्टमेंट बनाएगा, फिर उसमें करोड़ों का खेल होगा, उसमें बंदर बांट होगा। तो ये एक पूरा इन लोगों ने, मैं क्या कहूं, तानाशाही का और इसका एक नंगा नाच शुरू कर दिया है। तो मुझे इन लोगों से कोई उम्मीद नहीं है, भले ही गोदी मीडिया इन लोग को जितना चने के झाड़ पर चढ़ा दे कि एकदम मतलब अब सम्राट चौधरी आ गए हैं, अब तो बिहार अपराध मुक्त हो जाएगा वगैरह वगैरह, तो यही स्थिति है जी। नहीं अमिताभ जी, एक चीज और समझिए, देखिए उत्तर प्रदेश की अगर आप बात करेंगे, जो जी उत्तर प्रदेश के राजपूत लोग हैं ना, वो जी एक इस श्रेणी से बाहर हैं, उनके लिए बिल्कुल कोई कानून व्यवस्था नहीं है। बिल्कुल लेकिन वही अगर किसी दलित ने, अगर जी किसी ओबीसी ने, अगर किसी मुसलमान ने या जी किसी आदिवासी ने अगर जी जी अपने खेत को, जंगल को बचाने के लिए आवाज भी उठा दी, तो जी वो जी दुर्दांत अपराधी हो जाएगा। बिल्कुल आपको बिल्कुल पता होगा, आप डॉक्टर सुनीलम को जानते होंगे। जी जी समाजवादी हैं, बहुत बड़े समाजवादी हैं जी। मध्य प्रदेश के अंदर वहां पे 2.5 लाख पेड़ों का कटान जारी है। पुलिस गांवों हसदेव में बैठ गई हसदेव है। के जंगल में जी 200-250 गांवों में पुलिस बैठ गई है, एफआईआर हो गई हैं, गांव वालों को दुर्दांत अपराधी बता के जेलों में डाला जा रहा है और जंगल काटे जा रहे हैं, क्योंकि एक बड़े पूंजीपति की इंडस्ट्री वहां पे लगनी है। तो देखिए, बिल्कुल यही आजकल मुश्किल हो गई है अमिताभ जी। जी अगर दिल्ली के अंदर बच्चे कहें कि हमको शुद्ध हवा चाहिए, तो उनको कह देते हैं नक्सलाइट समर्थक। बिल्कुल अगर किसान आंदोलन करते हैं, उनको खालिस्तानी समर्थक बता ये देते पार्टी बोल देते हैं हैं। माने अगर कोई भी आंदोलन आप करेंगे, तो आपको या तो नक्सलाइट या खालिस्तानी या नहीं, एंटी हिंदू, ये इस तरह से बता इन, के इन, आपको इन लोगों ने आइडेंटिफाई कर। ठप्पे बनाए हुए हैं। यदि आप बोलेंगे तो आपको टुकड़े टुकड़े गैंग का बता दिया जाएगा, आपको पाकिस्तान जाने के लिए कहा जाएगा। यदि कोई अर्बन पढ़ा नक्सल बता लिखा दिया जाएगा, अर्बन पढ़ा लिखा नक्सल बता दिया। जी पढ़ा लिखा शहरी है तो अर्बन नक्सल हो जाएगा। यदि किसान आंदोलन में सरदार जी आएंगे तो सब खालिस्तानी हो जाएंगे। तो इन लोगों ने बिल्कुल एक मतलब सबके लिए एक ठप्पा निकाला हुआ है और उसको ठप्पे को मारते हुए चलते हैं। अब यूपी में देखिए, सिद्दीक कप्पन जो केरल के पत्रकार हुआ करते थे, वो बेचारे आए हाथरस में, जो बहुत बड़ा कांड हुआ है, दर्शकों को याद होगा, जो एक रेप पीड़िता की हत्या कर दी गई और आधी रात में पुलिस ने लाश जला दी। उसको कवर करने केरल से एक पत्रकार आए यूपी में, सिद्दीक कप्पन। उनको पता नहीं कौन कौन धाराएं लगा के उनको अंदर कर दिया गया। वो 2-2.5 साल तक अंदर रह गए। डॉक्टर कफील अहमद पर बताइए, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून इद जोक हो गया, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लग गया। और उसी यूपी में जो आपने कहा वही राजपूत माफिया या ठाकुर माफिया है, उसको कुछ नहीं हो रहा है। जबकि अभी राजा भैया की वाइफ भानवी सिंह ने, कोई बाहर का आदमी नहीं, उसकी वाइफ भानवी सिंह ने बहुत सारी तस्वीरें शेयर की थी कि ये राजा भैया के अवैध हथियारों का जखीरा है ना। और इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि विकास दुबे का भी इसलिए इनकाउंटर किया गया फर्जी मुठभेड़ में, क्योंकि वो यूपी के ठाकुर माफिया के लिए चुनौती बन रहा था, इसलिए उसकी भी गाड़ी पलटा दी गई। तो एकदम लगता है कि आदित्यनाथ बिल्कुल कमंडल लेके खड़े हैं कि भाई ठाकुर माफिया को, राजपूत माफिया को तो मैं बिल्कुल बचा के रहूंगा। इसके लिए लगता है उन्होंने कोई भीष्म प्रतिज्ञा कर ली है। जी जी नहीं, अखिल वही अमिताभ जी, आप ये देखिए, हरिशंकर तिवारी बड़े प्रख्यात नेता हुआ करते थे ईस्टर्न यूपी के। उनके गोरखपुर के बेटे हैं विनय शंकर तिवारी। इनकम टैक्स रेड, ये रेड, वो रेड। तो जो ये लोग समझते हैं कि अल्पसंख्यक असुरक्षित हैं, आज के तारीख में हमारे उत्तर प्रदेश में तो ओबीसी दलितों को छोड़ दीजिए, ब्राह्मण भी असुरक्षित है। तो केवल राजपूतों का राज है। और बिहार के अंदर अब देखिए क्या होगा, ये तो आप क्या वहां बैठे होगा हैं, जी आपको सूचना जी मिलती जी रहेगी। जी जी एक तस्वीर और मैं दिखा देता हूं दर्शकों को। ये तस्वीर है सुनील पांडे की। ये बिहार का बहुत खूंखार माफिया सरगना है और भाजपा का नेता है, वरिष्ठ राम भक्त है। इसका बेटा जो है विशाल प्रशांत, वो भाजपा का विधायक है, भोजपुर की तरारी सीट से एमएलए है। अब इस तस्वीर में साफ देख रहे हैं दर्शक कि इसके हाथ में AK-47 राइफल है, जो एक प्रतिबंधित हथियार है। किसी व्यक्ति को यह हथियार रखने का अधिकार नहीं है। फिल्म अभिनेता संजय दत्त के पास AK-56 मिल गया था, तो मुन्ना भाई ऐसे ही 3-4 साल जेल में रह गए थे। उन पर टाटा का मुकदमा हो गया था, आतंकवाद वाला कानून लग गया था। तो कायदे से ये जो सुनील पांडे के हाथ में AK-47 है, इसको जब्त करना चाहिए, इसके ठिकानों पर भी पुलिस रेड होना चाहिए।
मैं उम्मीद करता हूं कि जो सम्राट चौधरी की 400 अपराधियों की लिस्ट है उसमें सुनील पांडे का भी नाम होगा, लेकिन ये भी मैं जान रहा हूं कि इनका नाम नहीं होगा। ये भी मैं भी डंके की चोट पर कह सकता हूं कि ये भाजपा विधायक के ही पूज्य पिता है। जी इसका मतलब ये है जो लबो लबा में निकाल पाया, सारांश निकाल पाया जी 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 कि 400 अपराधियों को एक संदेश है सम्राट चौधरी का कि या तो बीजेपी ज्वाइन कर लो बिल्कुल वरना तुम्हारा एनकाउंटर हो जाएगा। तो मेरे बिल्कुल ख्याल बिल्कुल से वॉशिंग मशीन में आने का आमंत्रण है बिल्कुल और अगर बिल्कुल जो नहीं आएगा वो एलिमिनेट हो जाएगा। और बिल्कुल अच्छा फिर ये भी लगेगा, आप जरा लिस्ट आप जरा ध्यान रखिएगा, 2-4 दिन के बाद आप पे फिर डिस्कशन करेंगे। जी जी उसमें जी जी कितने जो हैं ऐसे लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी समर्थक हैं और कितने जी जी विरोधी हैं। मेरे जी को ऐसा लगता है उसे भारतीय जनता पार्टी समर्थक कोई नहीं होगा, चाहे कोई नहीं कितना होगा भी। बिल्कुल अब जब इतने मर्डर चार्जेस पे इतना नरसंहार करने वाले आदमी को इतना उच्च पद मिल सकता है, तो जी जी हमारा उत्तर प्रदेश और बिहार लगता है बिल्कुल नहीं चुरवा नहीं भारी बिल्कुल पड़ने का। बिल्कुल एकदम ये जी बिल्कुल जी चलिए अमिताभ जी, बड़ा अच्छा जी लगा। देखते हैं, लेकिन नजर रखिएगा ये बिल्कुल 400 बिल्कुल अपराधियों का क्या बैकग्राउंड है और जी ये जी इनको निमंत्रण मिल रहा है या ये एलिमिनेट होंगे। चलिए बिल्कुल बहुत बिल्कुल अच्छा लगा, फिर जी बात जी करेंगे, 2-4 दिन जी के बाद जरूर फिर बात करेंगे। नमस्कार। जी नमस्कार नमस्कार